हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और क्रमबद्धता के माध्यम से पढ़ाई करना शुरू किया। सोशियोलॉजी पढ़ते हुए हमने तीसरी यूनिट पढ़ना शुरू किया है। ये उसका तीसरा टॉपिक है और लगातार हम सोशियोलॉजी में 40 लेक्चर पढ़ा चुके हैं अभी तक आप सभी को। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम नगरवाद या अर्बनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए सिलेबस पे आ जाते हैं। बार बार कहता हूं सिलेबस को और अच्छे से याद कर लो। सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस याद करने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम सीधे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भटकाव ज्यादा होता है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पहले इस पॉइंट का जो आखिरी टॉपिक है नगरवाद। नगरवाद क्या होता है, इस पर चलने से पहले या ये समझाने से पहले मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में जो एक पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा होगा नगरीकरण, उसे थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने नगरवाद और नगरीकरण दोनों एक साथ नहीं समझाए तो शायद आप दोनों को एक साथ मिक्स कर डालेंगे। नगरीकरण और नगरवाद दोनों बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नगरीकरण शब्द का मतलब होता है किसी ग्रामीण क्षेत्र का नगर में बदल जाना या नगर के रूप में विस्तार हो जाना। बहुत शब्दों में समझिए, एक लाइन में समझ आ जाएगा। नगरीकरण का मतलब क्या है? नगरीकरण का मतलब है नगर का विकास होना या नगर के क्षेत्र का विकास होना। जैसे समझिए कि इंदौर जो है वो 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, आज से 10 साल बाद ये 20 किलोमीटर में फैल जाए तो बीच के यहाँ के जो गांव होंगे वो भी नगर में बदल चुके होंगे। इसे कहते हैं नगरीकरण। सीधे तौर पर और सरल शब्दों में कहूं तो ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदल जाना नगरीकरण है। लेकिन हमारे सिलेबस में नगरीकरण नहीं पूछा है। हमारे सिलेबस में तो क्या पूछा गया है? नगरवाद। नगरवाद क्या होता है? अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अर्बनिज्म अर्थात नगरवाद, ये देखिए वैसा ही है जैसे विचारधारा होती है। कल हमने विचारधारा पर कुछ बातें की थी, आज फिर से कर लेंगे। लेकिन नगरवाद की शाब्दिक अर्थ क्या निकला? जबकि नगरवाद नगरीय जीवन ढंग को व्यक्त करता है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति, भले ही वो गांव में रहे, गांव के लोग जब नगरीय जीवन की विशेषताओं को अपना लेते हैं तो उसे कहते हैं नगरवाद। ध्यान से समझिए, नगरीकरण में ग्रामीण क्षेत्र बदल जाता है नगर में, जबकि नगरवाद में गांव गांव ही रहता है लेकिन गांव शहर की विशेषताओं को धारण कर लेता है। जैसे एक बहुत सूक्ष्म उदाहरण मैं आपको 2-3 देता हूं। आपने नगरों में देखा होगा कि गांव में खाना बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, हर काम करने के लिए बाई आती है। आदमी जो है वो केवल अपने जो जीवन के कार्य हैं या जो उसके ऑफिस के कार्य हैं उनको करता है। गांव में हर आदमी अपने काम खुद ही कर लेता है, खाना भी खुद बना लेता है, खेती भी कर लेता है, सब कुछ खुद ही कर लेता है। तो जब गांव में ये ट्रेडिशन पहुंच जाए, गांव में ये ट्रेंड पहुंच जाए कि गांव में भी ऐसा होने लगे, तो हम कहेंगे ये गांव में नगरवाद आ गया है। गांव में क्या आ गया? नगरवाद। समझ चुके होंगे शायद इस भावना को। तो वास्तव में नगरवाद व्यक्ति की एक ऐसी जीवन शैली है। क्या है? नगरवाद व्यक्ति की, मतलब इंसान की एक ऐसी जीवन शैली को या पद्धति बन गया है जो नगरीय जीवन में अनेक जटिल समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। बहुत ध्यान से सुनो। जब कोई गांव का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब नगरीय जीवन की विशेषताओं को अपना लेता है तो उसे नगरवाद कहते हैं। उसका उल्टा, जब कोई गांव का व्यक्ति या जब कोई गांव पूरा का पूरा शहर में बदल जाता है, शहर में बदल जाता है, तो इसे कहते हैं नगरीकरण। तो दोनों में अंतर समझना है। बहुत सारे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो शायद इस माइनर डिफरेंस को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करते, इसलिए बच्चों में बहुत दुविधा उत्पन्न होती है। इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूं। अब नगरवाद क्या है? जैसे कल समझाया था, नगरवाद में मूल शब्द वाद है। नगर माने तो शहर होता है,
तो शहर तो नहीं समझना है, लेकिन वाद मतलब होता है विचारधारा। वाद माने क्या होता है? विचारधारा। अर्थात जहां नगर विचारधारा का पालन किया जाता है उसे ही नगरवाद कहते हैं। अब भले ही कोई झुग्गी झोपड़ी में या जनजाति में या गांव में कहीं पर भी जब नगर की विशेषताएं पहुंच जाती है, नगर की जो मूल भावनाएं हैं, जो वहां की मूल विचारधाराएं हैं, वो जब गांव के लोग अपना लेते हैं तो गांव ही रहता है, लेकिन गांव के लोगों में हो जाता है नगरवाद। क्या हो जाता है? उनमें परिवर्तन, नगरवादी विचारधारा आ चुकी होती है। अन्य शब्दों में नगरवाद जो है वो नगरों में रहने वाले व्यक्ति की विशिष्ट जीवन शैली या विशेषताओं को व्यक्त करता है। मतलब जब नगर में रहने वाली जो जीवन शैली है उसको गांव के लोग अपना लेते हैं तो इसे कहते हैं नगरवाद। बहुत ध्यान से सूक्ष्म अंतर है, इसे समझना है मेरे दोस्तों। यहां जो एक मूल समस्या है वो ये है कि हम लोग नगरीकरण और नगरवाद इन दोनों के बीच के अंतर को समझ लें, ताकि हमको ये बातें समझ में आ जाए। नगरीकरण का अर्थ होगा किसी गांव का, ग्राम का नगर में बदल जाना, ये हो गया क्या? नगरीकरण। जबकि किसी गांव का गांव ही रहना, गांव ही बना रहना, लेकिन उनकी जो जीवन शैली है, लेकिन जीवन शैली जो है वो शहरी अपना लेना है, शहरी जीवन शैली को अपना लेना ही क्या कहलाएगा? नगरवाद। इन दोनों में डिफरेंस है, एक मत समझना। सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है तो आपका काम व्यवस्थित रहेगा, नहीं तो आप आंसर गलत लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम परिभाषा देख लेते हैं। नगरवाद और नगरीकरण की दोनों परिभाषा एक साथ सभी समाजशास्त्रियों ने दी है। तो पहले समाजशास्त्री विन एवं कारपेंटर, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? नगरवाद का प्रयोग हम नगर निवास की घटना को पहचानने के लिए करते हैं, जबकि नगरीकरण का प्रयोग हम एक विशिष्ट जीवन शैली जो अद्भुत रूप से नगर निवास से जुड़ी है को पहचानने के लिए करते हैं। बहुत अच्छे शब्दों में प्रेजेंट किया गया। वही बात नगरीकरण का अर्थ है नगर का फैल जाना, नगर का विस्तारित हो जाना, नगर का विस्तृत रूप हो जाना नगरीकरण है। जैसे मैं आपको इंदौर का उदाहरण देता हूं। इंदौर के कॉर्नर पर यहां एक मूसाखेड़ी गांव है, मूसाखेड़ी, यहां एक बिजलपुर गांव है, यहां निरंजनपुर गांव है, ऐसे आसपास गांव हैं। तो जब इंदौर का प्रसार होने लगा तो धीरे धीरे मूसाखेड़ी भी इंदौर में आ गया, या वो इंदौर का अंग बन गया। बिजलपुर भी इंदौर का अंग बन गया, राऊ, राजेंद्र नगर, ये सब इंदौर के अंग बन गए, अर्थात इंदौर जो एक्सपांड कर गया। तो इंदौर जब यहां से यहां फैला तो इसे हमने कहा नगरीकरण। क्या कहा? नगरीकरण। लेकिन यहां दूर कोई एक और गांव है, महू। क्या गांव है? महू। तो जब महू के लोगों ने इंदौर की जीवन शैली को अपना लिया तो उसे हमने कहा नगरवाद। अब महू तो अभी भी गांव ही रहा, लेकिन खैर वो तो छावनी है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र द्वारा इंदौर की जीवन शैली को अपना लेना क्या हो जाएगा? नगरीकरण हो जाएगा, सॉरी नगरवाद हो जाएगा। वर्जल नाम के जो समाजशास्त्री वो क्या कहते हैं? नगरीकरण एक प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण एक प्रोसीजर है और नगरवाद एक दशा के रूप में है। दोनों में अंतर है। वर्जल ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई नगर जो है वो फैल जाएगा, और नगरवाद एक दशा है, ये परिस्थितियों के पुंज के रूप में समझा जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना। प्रोफेसर राव भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, नगरवाद जहां एक प्रक्रिया है, नगरवाद क्या है? प्रक्रिया, वहीं यह जीवन ढंग को भी व्यक्त करता है। दोनों में अंतर याद रखना। तीनों परिभाषाओं के स्क्रीनशॉट ले लो। पहले विन एवं कारपेंटर की परिभाषा और फिर वर्जल और राव की परिभाषा। तीनों ही परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है, अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। ग्रामीणवाद में मैंने कहा था परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं परिभाषा याद करके रखना, परिभाषा आएगी यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नगरवाद की विशेषताएं देख लेते हैं कि भाई नगरवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ध्यान से सुनना। पहली होती है नगर में मुद्रा व्यवस्था। देखो गांव में क्या होता है? गांव में एक व्यक्ति अनाज उगाता है। गांव में देखो मैं सिस्टम बताता हूं।
जो नाई है वो बाल काटने के बदले पैसे नहीं लेता है, जो कुम्हार है वो मटका देने के बदले पैसे नहीं लेता। जबकि जब फसल आती है, फसल कटती है, तो वे लोग घर घर मांगने जाते हैं, और जो वो साल भर से लोग सेवाएं दे रहे थे उसके बदले में वो गेहूं, अनाज, जो भी घर में बोया जाता है वो ले लेते हैं। जबकि शहर में क्या होता है, जब आप बार्बर की दुकान पे बाल कटाने जाएंगे तो पैसे देकर आने हैं, जब आप कुम्हार के यहाँ मटका खरीदने या कुछ और खरीदने जाएंगे तो आपको पैसे देकर आने हैं। हर चीज में मुद्रा की व्यवस्था होगी। जबकि गांव में क्या होता है, गांव में इसी का दूसरा रूप बताता हूं। मान लीजिए एक किसान है, दूसरा किसान है, एक दूसरे किसान के पास बीज है और तीसरे के पास नहीं है, तो ये उसे उधार दे देगा और कह देगा कि तू मुझे सवा दे देना। अर्थात अगर एक किसान के पास बीज नहीं है और वो किसी दूसरे किसान से उधार ले लेता है, तो अगर 1 क्विंटल 100 केजी बीज लिए गए हैं सोयाबीन के, तो अब जब फसल पकेगी, सोयाबीन के बीज लिए, तो ये किसान इसे 125 किलो जो बीज है वो वापस करेगा। पैसे लेन देन नहीं होता यहां पर चीजों का, वस्तु का विनिमय, अर्थात वस्तु विनिमय पद्धति अभी भी प्रचलन में, वस्तु विनिमय पद्धति चलती है। अब जैसे इसी का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जैसे एक व्यक्ति के घर पे 4 भैंसे हैं और रोज छाछ बनती है, तो ये व्यक्ति छाछ जो है अपने सारे पड़ोसियों को निःशुल्क फ्री में बांटता है, रोज देता है। जबकि दूसरा पड़ोसी है, उसके यहाँ गाय भैंस नहीं है, उसके यहाँ छाछ वाछ नहीं बनती, लेकिन उसके यहाँ सब्जियां हैं, तो वो रोज 2-4 1-2 किलो थोड़ी बहुत पाव भर जितनी सब्जियां बन जाए उतनी अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बांट देता है। और ये प्रोसेस हमेशा से निरंतर चलता है। जबकि शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में जब एक व्यक्ति 1 रुपए की भी चीज किसी से लेता है, देता है, तो उससे पैसे लेता है, मतलब बराबर मुद्रा व्यवस्था हावी है। तो ये शहर की विशेषता है। तो जब गांव में भी ये विशेषता आ जाए तो उसे कहेंगे नगरीकरण, या नगरवाद। लिखित प्रमाण एवं दस्तावेज। गांव में जो भी कुछ होता है ना, उसके लिए जुबान इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी गांव के व्यक्ति ने जुबान दे दी तो समझो कि दे दी, फिर वो पलटता नहीं है। लेकिन शहर में कोई जुबान उबान का महत्व नहीं है, लोग जानते भी नहीं एक दूसरे को, लोगों को किसी से मतलब भी नहीं है, सब चीजें लिखित रूप में होती हैं। संगठित एवं सुदृढ़ प्रशासन। आप गांव में देखेंगे तो हर चीज जो है वो मौखिक रूप से की जाएगी। जैसे एक मेला भी लग रहा है तो लोग व्यवस्था मौखिक बना देंगे। वहां का जो प्रशासन है वो भी पंचों द्वारा किया जाएगा। अब एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि गांव में एक शादी हुई, एक लड़का लड़की की, और उसकी शादी के बाद एक दूसरे से बन नहीं रही है, अब रिश्ता टूट जाना है, तलाक होना है। क्या होना है? तलाक होना है। तो गांव में कानून के माध्यम से तलाक नहीं होगा। आसपास के 4 रिश्तेदार सामाजिक लोग बैठेंगे और वहां जो टूटक व्यवस्था है उसका पालन करते हुए रिश्ते को तोड़ देंगे। जबकि यही बात शहर में होगी तो क्या होगा? पुलिस, फलाना ढिमाका प्रशासन को बुला करके व्यवस्थित रूप से कोर्ट के माध्यम से तलाक होगा। तो यही व्यवस्था है कि गांव में संगठित एक सुदृढ़ प्रशासन नहीं होता, क्योंकि शहरों में सुदृढ़ प्रशासन होता है। गांव में रूढ़िवादिता का, शहर में रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं होता, जबकि गांव में हर चीज में रूढ़िवादिता है। जैसे पर्दा प्रथा रूढ़िवादिता का उदाहरण है। ऐसे ही महिलाओं के साथ थोड़ा कमजोर व्यवहार या महिलाओं को सेकेंडरी मानना, ये गांव की व्यवस्था है, गांव में हमेशा से चले आ रहा है, तो इसलिए रूढ़िवादिता है। आगे बढ़ते हैं। आविष्कार और प्रविधियों की विशेषताएं। नगरों में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, गांव में भी आती है, लेकिन गांव में जुगाड़ टेक्नोलॉजी आती है। गांव में क्या होता है? जुगाड़। जैसे हमें कुछ करना है तो वहां होगा जुगाड़। क्या हो जाएगा? जुगाड़। 2-4 कुछ चीजें तोड़ मरोड़ करके नई चीज बना लेंगे, ये जुगाड़ हो गया। शहर में उसी को नए आविष्कार के रूप में जाना जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं कि गांव में 2-3 पंखे वंखे या जोड़ तार करके कूलर बना लेंगे, लेकिन शहर में नया कूलर जो है वो व्यवस्थित रूप से खरीदा जाएगा। तो शहरों में होते हैं आविष्कार, गांव में होते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ जो है वो तोड़ फोड़ करके काम चलाओ व्यवस्था को कहते हैं। नगरीय समाज में भौतिक परिवर्तन अत्यधिक तीव्र होता है, जबकि ग्रामीण समाज में परिवर्तन नाम मात्र का होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। नगरों के मध्य औपचारिक, नागरिकों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। भैया गांव में और शहर में बेसिक डिफरेंस क्या है? गांव का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति हर एक के बारे में सब कुछ जानता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, उसे अपना भाई मानता है।
जबकि शहर में लोग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें किसी और से कोई संबंध मतलब नहीं है, सब दूसरे से एक दूसरे से केवल औपचारिक संबंध का पालन करते हैं। अगला तार्किकता बल। शहरों में हर काम जो भी किया जाएगा वो तर्क के आधार पर किया जाएगा, जबकि गांव में हर काम जो किया जाएगा वो मान्यता, परंपराएं या जो पुरानी धार्मिक विशेषताएं उनके आधार पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमीरों और गरीबों के मध्य अत्यधिक अंतर। देखो गांव में जो लोग हैं उनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। गांव का जो सबसे अमीर आदमी और जो सबसे गरीब आदमी उनके बीच में बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन शहरों में सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में बहुत अंतर होगा और बहुत ज्यादा अंतर होगा। अमीरी और गरीबी के बीच खाई के रूप में काम करेगी शहरों में, जबकि गांव में सब लोग एक जैसे ही होंगे, सबके पास लगभग उतनी ही जमीनें, सबके पास उतना ही पैसा, सबके पास एक जैसी चीजें होंगी। हाँ, होता वहां पे भी है, कोई अमीर व्यक्ति जागीरदार हो सकता है और कोई बहुत गरीब हो सकता है, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन बहुत कम मात्रा में। शहरों में वो डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। कानूनों को मान्यता। शहरों में जो भी काम होता है वो कानून के आधार पर होता है, जबकि गांव में हर चीज मौखिक, परंपरा या धार्मिकता के आधार पर होती है। स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है गांव में पाया जाता है। अन्य भेदभाव मतलब जातिगत भेदभाव जो है वो गांव में पाए जाएंगे, लेकिन शहरों में आपको ना तो स्त्री पुरुष भेदभाव देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा मेरे ही स्टूडेंट एक ही क्लास में लड़के और लड़की साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भेदभाव शहर में नहीं है। जबकि गांव में जो है वो भेदभाव अपने उच्च स्तर पर है और शहर में भेदभाव अपने न्यून स्तर पर है। तो दोनों में अंतर है कि गांव में भेदभाव बहुत होता है, शहर में भेदभाव न्यूनतम होता है। ये हमने देख ली विशेषताएं कि जब ये जो विशेषताएं हमने देखी, ये विशेषताएं जब गांव में जाने लगे तो उसे हम कहते हैं नगरवाद। जबकि नगरीकरण क्या है? नगर में बदल जाना। गांव जब नगर में बदल जाएगा तो उसे नगरीकरण कहेंगे, लेकिन जब गांव नगर की विशेषताओं को ग्रहण कर लेगा तो उसे नगरवाद कहेंगे। दोनों में अंतर है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, नगरीकरण और नगरवाद दोनों में अंतर क्या है? नगरीकरण गांव का शहर में बदल जाना, और नगरवाद गांव का शहर की विशेषताओं को अपना लेना। और ये केवल वैचारिक विशेषताएं हैं। क्या कौन सी विशेषता है? वैचारिक विशेषताएं हैं। जैसे आप ये मत समझिएगा कि गांव के लोग एसी लगा लें तो वो नगरवाद हो जाता है। एसी लगा लेना नगरवाद नहीं है, 4 व्हीलर खरीद लेना नगरवाद नहीं है। विचारों में परिवर्तन, विचार के आधार पर, विचार के स्तर पर आने वाला परिवर्तन ही नगरवाद होगा। भौतिक परिवर्तन को नगरवाद नहीं कहेंगे। भौतिक परिवर्तन तो पैसे से संबंधित है। जब आदमी के पास खूब पैसा आ जाएगा तो वो 4 व्हीलर खरीदेगा, एसी खरीदेगा, फलाना खरीदेगा, ढिमाका खरीदेगा, लेकिन विचार में परिवर्तन एक परिस्थिति से आता है। इसलिए दोनों में बात को मूल रूप से समझ लेना। अब नगरवाद में क्या क्या उत्पन्न समस्याएं हैं? तो जो नगरों की समस्या है वो गांव में उत्पन्न होने लगेगी। पहली समस्या नगरों की आवास की समस्या है ना। शहरों में ठूस भरे रहते हैं लोग, गांव में बहुत स्पेस होती है। गांव में बड़े बड़े घर हैं, फिर पीछे पशु को बांधने की जगह है, आगे आंगन है खेलने का बच्चों के लिए, फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इतना बड़ा घर है। शहरों में इतनी सी खोली में सब भरे पड़े हैं, तो आवास की समस्या है। मलिन बस्तियां, गांव में आपको मलिन बस्तियां देखने को नहीं मिलेगी, जबकि शहरों में आपको मलिन बस्ती की एक विशेष समस्या देखने को मिलेगी। हर एक शहर में आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। जो बहुत गरीब लोग हैं वो ठूस गंदी बस्तियों के रूप में भरे पड़े मिलेंगे आपको। वैयक्तिक और पारिवारिक विघटन, तो गांव में वैयक्तिक विघटन नहीं है, पारिवारिक विघटन नहीं है, जबकि शहरों में हर परिवार टूटा सा है, हर परिवार अपने आप में विघटित है। ऐसे ही सामाजिक विघटन, तो गांव में सामाजिक रूप से सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि शहरों में किसी को कोई मतलब नहीं किसी दूसरे व्यक्ति से। नगरीय जीवन में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, फलस्वरूप सामाजिक आदर्श, मूल्य, नैतिकता और सहिष्णुता का पूर्ण अभाव होता है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी से कोई संबंध नहीं रखता, किसी भी प्रकार की कोई संबंधित व्यवस्था नहीं है, इसलिए समाज टूटा हुआ सा है। और आगे बढ़ते हैं।
नगरीय तनाव, अति आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति ने व्यक्ति को स्वार्थी, महत्वाकांक्षी और अवसरवादी बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। इस कारण हर एक आदमी नगर में तनाव में रहता है। कैसे रहता है? हर आदमी पीछे, पैसे के पीछे भाग रहा है, हर आदमी चीजों के पीछे भाग रहा है। गांव में संतुष्टि है, आदमी में शांति है, आदमी के पास जितना है वो उसी में संतुष्ट है। इस कारण से नगरीय तनाव नगरों में पाया जाता है, गांव में कोई तनाव नहीं पाया जाता। पर्यावरण प्रदूषण, अब गांव में काहे का प्रदूषण? गांव में लोग ही इतने से हैं, वो सब अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं और उन्हीं में जीवन काटते हैं। पर्यावरण प्रदूषण शहरों में पाया जाएगा, नैतिक पतन शहरों में पाया जाएगा, मानसिक असंतुलन शहरों में पाया जाएगा। तो ये सब परेशानियां जब गांव में पहुंच जाए तो ये नगरवाद हो जाएगा। अब तीन चीजें, तीन टर्म्स जो हैं वो आपका दिमाग खराब कर सकती हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ समझाता हूं। नगरीकरण, नगरीयवाद और नगरीयता, ये तीनों अलग अलग बात है। नगरीकरण, जब नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी स्थान की नगरीय विशेषताओं को धारण करता है। जब कोई क्षेत्र नगर में बदल जाएगा, क्षेत्र जो है वो नगरीय विशेषताओं को धारण कर लेगा, तो इसे कहेंगे हम नगरीकरण। नगरीयता, ये एक जीवन पद्धति का नाम है, और नगरवाद किसी क्षेत्र या व्यक्ति द्वारा इस जीवन पद्धति को अपना लेना क्या हो जाएगा? नगरवाद हो जाएगा। और इसी थोड़ा और डीप में समझे। नगरीकरण ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या की गतिशीलता को स्पष्ट करता है, जबकि नगरीयता नगर में रहने वाले लोगों के जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है। नगरवाद नगरीयता एवं जागृतिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपनी परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करते हुए नगर की विशेषताओं को धारण कर लेता है। और आगे बढ़ते हैं। नगरीकरण द्वारा नगरों के निर्माण में सहायता मिलती है। नगरीयता व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करती है, और नगरवाद व्यवहारों की विशेषताओं को स्पष्ट करता है। इन अंतरों को बहुत अच्छे से याद रखना, तीनों के स्क्रीनशॉट ले लो, 3 पॉइंट बता दिए मैंने। नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद में क्या अंतर है? पहला पॉइंट बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करो। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट्स में हमने कहा कि गांव जो है उनकी जनसंख्या का प्रसार नगर में हो जाए, और यहां कहा कि जीवन पद्धति को दर्शा रहा है, और यहां कहा कि उस जीवन पद्धति को किसी व्यक्ति ने अपना लिया है तो उसे नगरवाद कह देंगे। ऐसे ही नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद की व्यवहारिकता में क्या अंतर है वो हमने यहाँ स्पष्ट किया। और एक बात समझ लेते हैं, नगरीकरण जहां विकास एवं प्रगति को स्पष्ट करता है, नगरीयता जीवन शैली में परिवर्तन को स्पष्ट करती है, और नगरवाद उन परिवर्तनों में व्यक्ति के सामंजस्य की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। किसे? व्यक्ति उससे सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है या नहीं, इसे हम नगरवाद में स्पष्ट करेंगे। तो तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर रखना। एक लास्ट पॉइंट और बता दूं, नगरीकरण प्रवर्णन का परिणाम है। किसका है? जो नगरों का विकास हो रहा है उसका परिणाम है। जबकि नगरीयता एवं नगरवाद के माध्यम से व्यक्ति नगरीय व्यवहार एवं जीवन शैली को अपनाता है और सदैव परिवर्तनशील रहता है। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझना। जब प्रवर्णन क्या होता है, इस नगर का, इंदौर है, इंदौर का जब विकास होगा, थोड़ा इधर बढ़ेगा, थोड़ा इधर बढ़ेगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ऐसे सब दूर थोड़ा थोड़ा प्रसार होगा और ये धीरे धीरे इंदौर इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसे कहेंगे नगरीकरण। जबकि यहाँ नगर की विशेषताएं अपनाई जा रही है। एक ही बात को घुमा घुमा कर 5-6 बार आपको समझा चुका हूं मैं। कुल मिलाकर इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने नगरीकरण वाले या नगरवाद वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो पूरा पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर किया। नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण की विशेषता, नगरवाद की विशेषता, नगरवाद की समस्या, नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद में अंतर, सब कुछ आपके दिमाग में अब सो कॉल्ड क्लियर है। उम्मीद है आप सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ जाए तो फिर कमेंट करके बताना नहीं भूलना। आप लोग पता नहीं कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हैं। मैं एक दिन कंजूसी कर बैठा तो क्लास ही नहीं आएगी, आपकी जीरो हो जाएगी क्लासें।
इसलिए कंजूसी छोड़ें, अपने हाथ की जो बटने हैं, अपने हाथ में जो बटन है सामने कीबोर्ड पर, उनमें टिक टिक करके कमेंट करें। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल अच्छे कमेंट करें, आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपके मन में इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आता है, वो आप कमेंट करिए, लेकिन फालतू की कुछ और ऐसी बातें ना करें जो अनएक्सपेक्टेड हो। हाँ, आप अगर कोई सुधारवादी आइडिया देते हैं, बात कहते हैं, तो वो स्वीकार योग्य होगी। आप लोग कमेंट करके बताएं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद जिन लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया और कमेंट किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।